डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय अबाउट। ऑप्शन है यहाँ पर ए 10 टाइम्स, बी 24 टाइम्स, सी 32 टाइम्स एंड डी 64 टाइम्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा हम समझते हैं और हम जानते भी हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो जस्ट डबल हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पर, if the temperature is raised by 50 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय अबाउट। तो यहाँ इस लाइन को फिर से देखो, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं दिया है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज होकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज होकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। ठीक, तो याद रखो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर राइज होता है तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, रेट डबल हो जाती है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मुझे राइज करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए 0 से 10, फिर नेक्स्ट 10 से 20, फिर नेक्स्ट 20 से 30, फिर देखिए आगे यहाँ पर, ये देखिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर होगा 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए कितने टाइम हो रहा है, देखिए 0 से 10 यानी 2 टाइम, 10 से 20 2, फिर 20 से 30 2, फिर 30 से 40 2, फिर 40 से 50 2। ये देखिए, अब देखिए कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 5 कर देंगे। ठीक है, जब आप 2 की पावर 5 करोगे तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर आएगा 32। ठीक, आप 2 की पावर करिए, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो इसका आंसर क्या आ चुका है, ये देखिए 32 आ चुका है, ये देखिए। ठीक, इसी तरह से क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर, in a zero order of reaction for every 10 degrees centigrade rise of temperature the rate is doubled if the temperature is increased from 10 degrees centigrade to 100 degrees centigrade the rate of the reaction will become। ऑप्शन है ए 256 टाइम्स, बी 512 टाइम्स, सी 64 टाइम्स, डी 128 टाइम्स। तो देखो इस रिएक्शन में अब आप ध्यान से देखें, इसमें हमको गिवन है कि आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करके कहाँ जाना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला तरीका अडॉप्ट करो, या फिर आप मेरा तरीका भी देख सकते हैं, यानी जो मेरा फार्मूला है उसको आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 लिखें। ठीक है, और इसकी पावर में ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन 10 ये लिख दीजिए। अब इससे हम पहला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या वाकई में आता है आंसर कि नहीं। चलिए, अब देखिए, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करके बता रहा हूँ। उसमें हमको 0 से 50 दिया था। ठीक है, तो पहले लिखा देखिए मैंने 2। अब फाइनल टेम्परेचर कितना था उसमें, 50 लिखा मैंने, इनिशियल कितना है 0 लिख दिया मैंने, और अपॉन में कितना डियर यहाँ पर 10, ये देखिए। अब 50 में से 0 माइनस तो होगा नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा, ऊपर 50 ही आएगा, अपॉन में कितना है 10, इसको काट दो, कितना आ गया 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, वही कितना 32 टाइम्स। तो देखिए आंसर आ रहा है। तो आप इस फार्मूले से करो या इससे करो, बात एक ही है। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन की। ये देखिए यहाँ पर भी वही है, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी जो रेट है वो डबल हो जाती है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो उसकी रेट में क्या चेंज आएगा, यानी कितने टाइम वो इंक्रीज होगी,
तो नो प्रॉब्लम, इसी फार्मूले को अगेन आप यूज़ कर लो, क्यों आप टाइम खराब कर रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, लिसन, इसी में रख देता हूँ मैं ये, चलो यहाँ रख देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए 2 लिखा मैंने, फाइनल टेम्परेचर कितना था 100, ये 100 लिखा मैंने, इनिशियल कितना 10, ये 10 लिखा, अपॉन में कितना आएगा डियर, ये 10 आ गया, ठीक है। 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुए, कितना हो गया 90, अपॉन में कितना आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो हट गया, कितना आ गया 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 इक्वल टू क्या होता है डियर 512, ये देखिए। तो इसका आंसर कितना आ गया 512 टाइम्स, ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ये देखिए 3rd नंबर। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, फॉर रिएक्शन 2A + B इंटेंड प्रोडक्ट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ B is kept constant and that of capital A is doubled, the rate of reaction will be। इसमें ये कहा गया है कि एक कोई केमिकल रिएक्शन है 2A + B और जो प्रोडक्ट को बनाती है। अब इसमें जो रिएक्टेंट B है उसकी कंसंट्रेशन उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट, ये देखें, और एक ही कंसंट्रेशन को उन्होंने क्या कहा डबल कर दो, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपका पूरा अटेंशन है ना इतने पे जाना चाहिए, ये इतने पर, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेट लॉ से इसकी रेट एक्सप्रेशन, है ना, जो फार्मूला होता है वो बनाना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखिए। तो पहले हम लिखेंगे रेट, ये हमने रेट लिखा, फिर इक्वल टू क्या करेंगे हम के लिखेंगे। अब यहाँ पर 2A है तो A की मोलार कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो आगे नंबर ऑफ मोल्स है ये हमेशा कहाँ आते हैं पावर में, ये पावर में आ गए। अब सेकंड क्या है, B रिएक्टेंट है तो उसको हमने लिख दिया इस तरह, और इसकी मोलार कंसंट्रेशन। तो ये हमारा रेट लॉ हो गया। अब वो जैसा बोलता जाता है आप करते जाओ। देखिए इसको मैं अगेन कर देता हूँ, ये देखिए रेट इक्वल टू के। अब उसने कहा कि एक की कंसंट्रेशन को डबल कर दो, ये देखिए डबल, तो चलो ए के आगे हम पहले 2 लगा देंगे तो ये हो गई जस्ट डबल, और बी को कुछ मत करो, तो बी को क्या कर दिया हमने, कुछ नहीं किया, कांस्टेंट कर दिया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है 4 होता है, तो मैंने लिखा 4, फिर यहाँ क्या आएगा के, फिर यहाँ पर क्या आएगा A², फिर यहाँ पर क्या आएगा B। आपका ध्यान सिर्फ इस पर जाना चाहिए, किस पर, 4 पर। आपको पता है कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से उसके जो नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फास्ट हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर कि कौन कौन से इसमें ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था इंक्रीज 2 टाइम, फिर था इंक्रीज 4 टाइम, फिर था डिक्रीज 2 टाइम, और फिर था डिक्रीज 4 टाइम। तो डिक्रीज वाले दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा बी, यानी कि इंक्रीज 4 टाइम, ठीक। जिस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ज़रा हम उस पर ध्यान दें। देखिए व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द रिएक्शन, फिर आपको रिएक्शन दिए देखिए A + B इंटेंड टू AB इज डबल्ड, ठीक, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, ऑप्शन दिए हैं डबल्ड, डिक्रीज बाय हाफ, अनचेंज, और फिर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो देखिए पहले इसका ना हम इस रिएक्शन से उसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं। ये देखिए, तो पहले लिखेंगे हम रेट, ये हमने रेट लिखा, फिर हमने लिखा के, फिर हम इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे डियर, इस इक्वेशन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन कर लेते हैं। देखिए हमने ए की मोलार कंसंट्रेशन और बी की मोलार कंसंट्रेशन हमने कर दी, ठीक, यानी ये हो गया रेट लॉ। अब क्वेश्चन में जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ। देखो इसने कहा when the concentration of A in the reaction A + B intend to AB is doubled, बाकी आगे कुछ नहीं दिया है, यानी कि हमको क्या करना है, जरा ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि A in the reaction है ना इज डबल्ड, तो A को डबल करने को बोला है, B के बारे में कुछ नहीं बोला उसने, तो आप क्या करोगे A को डबल कर दो। चलिए कैसे डबल करते हैं, देखिए यहाँ पर ये K ऐसा कैसे रहने दो, A से पहले 2A लगा दो, ये लगा दिया, और B को ऐसा कैसे रहने दो, ठीक है,
आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा के ए बी। हमारा ध्यान सिर्फ इस पर जाना चाहिए, किस पर, इस पर। तो ये 2 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ से अपन को पता चल गया यह वाला ऑप्शन डिक्रीज वाला नहीं हो सकता, अनचेंज नहीं हो सकता, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट डबल। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द रिएक्शन ए प्लस बी इंटेंड टू ए बी इज डबल। ठीक है, ए को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो इसकी जो रेट होगी वो क्या आएगी डियर, ये आएगी डबल। ये हमने प्रूव तो किया है अभी, डबल। ठीक। तो आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 5th नंबर। यहां पर हम 5th नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं इस समय। ये देखिए, देखो 5th नंबर क्वेश्चन यहां पर है, द रेट ऑफ अ gaseous रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इक्वल टू के, ए मोलार कंसंट्रेशन, बी मोलार कंसंट्रेशन। फिर आगे देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वैसल इज सडनली reduced टू 1/4 of the initial volume, the reaction rate relating to original rate will be। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, द रेट ऑफ अ gaseous रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इक्वल टू के, ये रेट कांस्टेंट ए बी। ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वैसल इज सडनली reduced टू 1/4 of initial volume, the reaction rate relating to original rate will be। ऑप्शन है 1/10, 1/8, 8 and 16। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है क्या, कि यहाँ पर आप देखिए जो भी उसका इनिशियल वॉल्यूम है, अब उसको सडनली उन्होंने क्या किया, 1/4 टाइम जो है डिक्रीज कर दिया। ठीक है, 1/4 टाइम क्या कर दिया, उसको डिक्रीज कर दिया। तो पहले आप ना इसको देखिए, देखिए ये जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, रेट होगी। ठीक। सेकेंड पॉइंट देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो उस गैस के जो वॉल्यूम होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम जानते हैं कोई केमिकल रिएक्शन जब गैसेस स्टेट में होती है तब हम इस फैक्टर को यूज़ में लाते हैं। उसमें एक चीज़ देखिए आप, कि वॉल्यूम जितना कम होगा रेट क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। और वॉल्यूम को अगर बढ़ा देंगे तो रेट क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी ना भाई। ठीक। तो यहाँ से ये इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बात को ज़रा गौर करें कि देखिए ये रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये रेट इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ इस तरह से लिख दिया। अब देखना, इसमें इसको ये समझिए आप कि जितना वॉल्यूम आप कम करेंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट भी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को आप समझो, देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली reduced टू 1/4। अब आपने वॉल्यूम को 1/4 कर दिया तो जस्ट 4 टाइम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन उसकी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी तो जो उसकी रेट है वो भी क्या होगी उसकी 4 टाइम एंड 4 टाइम, यानी कि 16 टाइम उसकी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो एक्सप्रेशन है वो ये दे रखा है ए एंड बी। ठीक है। तो कंसंट्रेशन अगर 4 टाइम हो रही है तो 4 × 4 कितना हुआ, 16 टाइम। तो रेट उसकी क्या हो जाएगी, ये देखिए 16 टाइम तक क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, द 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। ठीक। व्हेन वाज 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक। ऑप्शन है इसमें 16 मिनट, बी ऑप्शन है 24 मिनट, सी ऑप्शन है
8 मिनट और डी ऑप्शन है यहाँ पर 4 मिनट। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए मैं आपको यहाँ इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए ए की मोलार कंसंट्रेशन, फिर ए नॉट की मोलार कंसंट्रेशन इक्वल टू 1/2 और यहाँ हो जाएगा टी एंड टी एंड हाफ। ये देखिए इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूले का यूज़ हम तब करते हैं जब क्वेश्चन में हमको हाफ लाइफ पीरियड गिवन हो या हाफ लाइफ पीरियड हमको डिटरमाइन करना हो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, व्हेन वाज 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। अब देखिए 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड, 50% का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ये देखिए हाफ लाइफ पीरियड, तो ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्योंकि आप खुद देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। तो देखो टाइम तो दिया है हमको 32 मिनट, तो हम टी की जगह यहाँ 32 मिनट लिख देंगे। अब देखो क्या लिखा है इसने, व्हेन वाज 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या कि हमको टी एंड हाफ निकालना है, क्योंकि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है आपको पता है क्या होता है, वो टी एंड हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड। ये हमको डिटरमाइन करना है। टी की जगह क्या लिखेंगे हम, 32 मिनट। अब सुनो इस क्वेश्चन में क्या था कि 75% हमको दे रखा है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमको परसेंट में वैल्यू देते हैं तो हम इनिशियल यानी कि ये जो वैल्यू होती है इसको क्या सपोज करेंगे, 100। ठीक, चलो पहले इतनी वैल्यू तो रख दें। ये देखिए इस ए नॉट की जगह हमने वैल्यू रख दी 100। ठीक, और इक्वल टू में हमने रखा है यहाँ पर 1/2 और टी की जगह पर हमने रखा है यहाँ पर 32 और टी एंड हाफ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए इसकी जगह वैल्यू मैंने क्या रखी, 100। 1/2 तो ऐसा कैसे ही था, टी की जगह 32 मिनट मैंने यहाँ लिख दिए, और टी 1/2 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ टाइम होता है, उसको मैंने यहाँ पर टी 1/2 लिख दिया, क्योंकि यही तो हमको फाइंड करना है। अब एक बात और, 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये देखो क्या दे रखा है 75%। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी परसेंट हमको गिवन रहते हैं उसको जब हम लिखते हैं इस फार्मूले में तो उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखो, कहाँ पर, इस ए की जगह पर। ठीक है, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करो 75 को, कितना बचा 25। तो इस ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 25। चलो ये लिख दिया हमने 25 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 25 4 जा 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर 32 अपॉन ये टी एंड हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब 1/4 को 1/2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 1/2 की पावर 2। ठीक, इक्वल टू 1/2 और यहाँ हो जाएगा 32 अपॉन टी एंड हाफ। 1/2 से 1/2 हटा दो, यहाँ क्या बचेगा 2, ऊपर क्या बचा 32 एंड टी एंड हाफ। टी एंड हाफ को इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले जाओ, तो ये देखिए टी एंड हाफ इक्वल टू 32 अपॉन 2 है ना। ये देखिए 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 16 मिनट। तो इसका आंसर कितना है 16 मिनट। तो ये देखिए इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया, ये देखिए इसका आंसर कितना है 16 मिनट। तो ऑप्शन में जो 16 मिनट है ये देखिए ये निशान लग गया। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए 7th नंबर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको इसकी यूनिट निकालना है। ऑप्शन यहाँ पर ये चारों हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इसका जो है ना फार्मूला बता देता हूँ कि ये किस फार्मूले से हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है ना, किसी का भी हम जो है यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये देखिए ये आएगा के रेट कांस्टेंट, क्योंकि आपको के ही निकालना पड़ता है, के की ही यूनिट निकालना पड़ती है। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे आ जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पावर में क्या आएगा एन। ये देखिए, और यहाँ एन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है। ठीक,
अगर आपको जीरो ऑर्डर निकालना है तो n इक्वल टू 0 लिख दो, फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 एंड सो ऑन, बस सिंपल। इसी तरह से आपको करना है। अब जैसे मान लो आपको जो है जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है सपोज, ठीक है, फार्मूला तो यही है, तो चलो k इक्वल टू यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड और यहाँ पर हो जाएगा मोल पर लीटर। अब देखो n की जगह क्या लिखेंगे हम, 0, ये हमने 0 लिख दिया। आपको पता है जब किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये 1 का कोई मीनिंग नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। क्या है आंसर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका एक्चुअल में आंसर देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर when initial concentration of a reactant is, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर, when initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected। एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहा है ये, when initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected। आपको ये बताना है कि देखिए कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, अगर हम उसको डबल कर दें लेकिन उसका हाफ लाइफ पीरियड है ना वो अफेक्टेड नहीं होता है, तो वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका फार्मूला। देखिए ये है इसका फार्मूला, टी एंड हाफ, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का साइन है ये, 1/a⁻n-1। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3। अभी जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी के लिए भी आप जो है ये रिलेशन निकाल सकते हो। ये रिलेशन है आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड और ये क्या है कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर पहले हम इस फार्मूले को लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, ये देखिए T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन और हो जाएगा 1/a⁻n-1। ये देखिए, अब यहाँ पर n क्या है, मैंने बताया था आपको, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n की जगह पर आप 0 निकालना है, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है तो 0 रख दो, 1 के लिए निकालना है तो 1 रख दो, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, बस। चलो 0 की बात करते हैं। ठीक है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं हम जीरो ऑर्डर, ये देखिए इसके लिए। ठीक, चलो फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, T1/2 और यहाँ पर ऐसा कैसे लिखा हमने a। अब n की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 0, तो हमने 0 लिख दिया और -1। ठीक, 0 में से -1 नहीं जा सकता है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर -1। तो देखिए कैसे, इसके आगे के स्टेप, T1/2 और यहाँ पर हो जाएगा a⁻−1। ठीक, अब a⁻−1 इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल a। इसका मतलब क्या निकला कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है ना जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि फार्मूला तो आपके पास में है ये, इससे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो है ना, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, जीरो के लिए। तो मैं एक और सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि उसी का हमको क्वेश्चन गिवन है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखिए यहाँ पर बात होगी FIRST फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, तो चलिए ये T एंड हाफ और यहाँ पर हो जाएगा a⁻1। ये क्या डियर, a की पावर क्या हो जाएगी 1 -1। ठीक, अब आपको पता है 1 -1 का मतलब क्या होता है, 0। तो ये देखिए T1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a⁻0, और जो a⁻0 का मतलब क्या होता है तो आप सबको पता है, T1/2 a⁻0 का मतलब 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे हमको ये क्लियर हो रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है वो रिएक्टेंट की
इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। अगर ए होता तो हम बोलते कि हाँ वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जब है ही नहीं इसका मतलब क्या निकला कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। आप कंसंट्रेशन इसकी कितनी भी इंक्रीज कर दो या फिर डिक्रीज कर दो, उसके हाफ लाइफ पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या है, ये देखिए आंसर बताया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि आपने अभी जो वैल्यू निकाली वो किसके लिए निकाली, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये देखिए क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये 9th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इस 9th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरह से है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कैपिटल ए एंड बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 100 when the concentration of A is increased 10 folds. The order of reaction with respect to A is, ऑप्शन है 10, बी में है 1, सी में है 4 और डी में है 2। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर ये है रेट इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर के, ए की मोलार कंसंट्रेशन और उसकी पावर है एम, फिर बी की मोलार कंसंट्रेशन और उसकी पावर है एन। तो आपको पता है किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब देखो इसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, आप याद करो कैसे बोलेंगे, इट इज़ द पावर, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स विच रेज्ड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार फिर से देखिए, ये एम और एन का क्या सम है, तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स विच रेज्ड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन ए एंड बी इंक्रीज्ड बाय अ फोल्डर ऑफ 100, यानी इसकी आप जो रेट देख रहे हैं वो 100 है ना, 100 आपको नजर आ रही है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 10 फोल्ड, यानी कि जो यहाँ पर रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन को उन्होंने क्या किया, 10 फोल्ड यानी 10 टाइम्स तक क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में बी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यूज़ में किसको लेंगे, सिर्फ हम इतने को, चलो ले लो यूज़ में, तो क्या होगा, ये देखिए रेट इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर के, ठीक है, और ए के ऊपर पावर आ जाएगी यहाँ पर एम, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम, 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, रेट कितने हमारे पास, ये रेट 100 दे रखी है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, रेट की जगह पर आप आर लिख दो, ये देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ए की जगह पर ए ही रहने दो, ठीक है, और ये एम, बात एक ही है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हमने रेट की जगह आर ले लिया। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है, यहाँ पर रेट हमको दे रखी है 100, तो हम यहाँ लिखेंगे कहाँ, आर की जगह पर क्या लिखेंगे, 100 आर लिख दिया मैंने। ठीक, के को ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे हम। अब यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है, देखो 10 फोल्ड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 10A। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, देखिए 10A लिख दिया। ठीक है, और 10A लिखने के जस्ट बाद हम उसके ऊपर पावर लगाएंगे कितनी, m। अब थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन आप 1 सपोज कर लो और इसको क्या कर लो, 2 सपोज कर लो। ठीक, अब इक्वेशन 1 में आप क्या करोगे, 2 का डिवाइड कर दो, चलो करो डिवाइड, तो क्या होगा, ये देखिए r अपॉन 100R इक्वल टू के, ए की पावर यहाँ पर m है, तो नीचे क्या आ जाएगा, के 10A और इसकी पावर क्या है, m। अब देखो r से r कैंसिल, k से k कैंसिल,
ए से एक एन से, है ना। मतलब इसको हमने सबको क्या कर दिया, यहाँ पर उड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, ए को अगर ना भी उड़ाना चाहे तो, है ना, ए को खैर उड़ा दीजिए तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, कोई बात नहीं 1 रहने दो, ठीक है। ध्यान रखना, ए को उड़ा दिया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/100, ये देखिए। और यहाँ मैंने बताया था आपको 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, 10। तो ये 1 की पावर m है और 10 की पावर m है, तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, 1/10 की पावर क्या कर दी हमने यहाँ पर, m कर दी, ठीक है ना। अब इस 1/100 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1/10 की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10, और यहाँ क्या आ जाएगा m, ठीक। 1/10 से 1/10 को उड़ा दो तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि ये कैसे कैसे इस क्वेश्चन को किया है मैंने, ठीक है। तो आपको क्लियर तो हो रहा होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये देखिए आखिरी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रेट इक्वल्स, और फिर दे रखा है के सी ए 3/2 सी बी -1/2, ठीक। तो यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन 3/2 है और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पर -1/2 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका ऑर्डर बताना है इस रिएक्शन का। तो आप थोड़ी देर के लिए आप, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया समझाया था उसको दिमाग में रखो। वो क्या था, देखिए वो ये था, रेट इक्वल टू के, फिर ए की पावर m, फिर b की पावर n, ऐसे था। ये देखिए फिर मैंने आपसे क्या कहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स विच रेज्ड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, और सी ए सी बी क्या है, इसकी कंसंट्रेशन टर्म है। और यहाँ पर ये इसको m सपोज कर लो और इसको n सपोज कर लो, ठीक है। इनको ऐड कर लो, समझ में आया, तो क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। चलो देखते हैं, ये देखिए ये लिखा मैंने, ऑर्डर इक्वल टू ये 3/2 प्लस, और यहाँ पर क्या है -1/2, ये ब्रैकेट का यूज़ किया मैंने, थोड़ा ध्यान रखना है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 2 ही आएगा भाई, ऊपर क्या आएगा 3 - 1, सब्ट्रैक्ट करो 2/2, काट दो इसको, क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ये देखिए इसका 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये जो भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे आज, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे केमिकल काइनेटिक चैप्टर के, है ना। और अभी तो क्या है कि जो सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड होता है, उन सब में भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना, आजकल पूछने लगे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी हम इसको देख पढ़ सकते हैं, और ख़ासकर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से भी इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।